चलिए मैं अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टीचर अकेडमी। ठीक है भाई। आज जो टॉपिक हम लोगों का डिस्कशन है बेसिकली वो है इन्वेस्टमेंट अप्रेजल से रिलेटेड। इन्वेस्टमेंट अप्रेजल बेसिकली जो बेटा हमारा टॉपिक है वो कौन सा टॉपिक है? इन्वेस्टमेंट अप्रेजल इज अ टॉपिक ऑफ A2। और A2 के अंदर भी बेटा ये हमारा टॉपिक है बेटा किसका? पेपर 4 का। पेपर 4 इज कंसिस्टिंग ऑफ, आप लोगों को पता है कि बेटा इट इट कंसिस्ट ऑफ 30 मार्क्स और सॉरी 50 मार्क्स, और 50 मार्क्स में से हमारे पास जो है वो आप ये कह लें कि एक क्वेश्चन जो है वो हमारा लाजमी इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का आ सकता है। और इसीलिए इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि बेटा हम लोग जो है वो इन्वेस्टमेंट अप्रेजल को थोड़ा सा अच्छा से स्टडी कर लें ताकि हमारा ग्रेड आ जाए। चलें भाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहली चीज ये है कि बेटा हमारे पास जो है वो इन्वेस्टमेंट अप्रेजल की अगर हम बात करें तो बेटा इन्वेस्टमेंट अप्रेजल टेक्निक्स किस लिए होती हैं, पर्पस क्या है? पर्पस ऑफ इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। ठीक है भाई, पहली चीज तो हम लोग लिखेंगे पर्पस ऑफ इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। सबसे पहली चीज ये है कि भाई ये जो इन्वेस्टमेंट अप्रेजल बेटा हमारे पास है, ये इन्वेस्टमेंट अप्रेजल को हम लोग यूज क्यों करते हैं? इन्वेस्टमेंट अप्रेजल को करने का रीजन, करने की वजह क्या है? वाई वी डू इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। तो बेटा अगर हम लोग इसकी बात करें कि हम इन्वेस्टमेंट अप्रेजल क्यों करते हैं, तो बेटा सबसे इंपॉर्टेंट जो पहली चीज है हमारे पास वो क्या है कि भाई ताकि हम प्रोजेक्ट की क्या कर सकते हैं बेटा, प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन कर सकें। प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन का मतलब ये है कि बेटा हमारे पास किसी भी चीज के अंदर अगर हम कोई पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हम देख सकेंगे वेदर वो बिजनेस हमें रिटर्न देगा, इट विल बी प्रॉफिटेबल फॉर अस और नॉट। नंबर 2, हम बेटा उसकी कर सकें कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग का मतलब ये है कि भाई हमें इनिशियली कितने पैसे उसमें लगाना पड़ेंगे, कितनी इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगी, दैट इज कॉल्ड कैपिटल बजट। नंबर 3, नंबर 3 बेटा हम लोग रिसोर्स एलोकेशन कर लें। बेटा अगर हमें कोई मटेरियल चाहिए, अगर हम लोगों को बेटा क्या चाहिए, कोई हमारे पास कैश रिक्वायर है, कोई भी एनीथिंग विच इज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द प्रोजेक्ट, तो उसके लिए हम पहले से ही इन्वेस्टमेंट अप्रेजल टेक्निक्स को यूज कर लेंगे। नंबर 4 बेटा हमारे पास जो है वो रिस्क मैनेजमेंट, ताकि हम लोग अपने रिस्क को बेटा क्या कर लें, अगर किसी बिजनेस में किसी प्रोजेक्ट के अंदर कोई भी रिस्क मैनेजमेंट है या रिस्क इश्यूज हैं तो हम उसको पहले से ही आइडेंटिफाई कर लें। नंबर 5, नंबर 5 में क्या है कि बेटा हम लोग एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर लें। लॉन्ग टर्म प्लानिंग का मतलब यह है कि हम पहले से ही जो है वो प्रिपेयर रहे, अगर कोई वर्स्ट केस केस सिनेरियो हो उस प्रोजेक्ट के साथ जिसमें हम इन्वेस्ट कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो प्रॉपर प्लानिंग के साथ वो काम हो जाए। नंबर 6 इज परफॉर्मेंस मैनेजमेंट या फिर परफॉर्मेंस मेजरमेंट। परफॉर्मेंस मेजरमेंट का मतलब क्या है बेटा? परफॉर्मेंस मेजरमेंट का मतलब ये है हमारे पास कि भाई कि हम कंपेयर कर लें उसको दूसरे प्रोजेक्ट के साथ, और बेटा हम लोग उसको कंपेयर कर लें विद दैट प्रोजेक्ट जिसमें हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। सो दीज आर सम पर्पस ऑफ इन्वेस्टमेंट अप्रेजल बेटा, कि जिसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग किसी भी बिजनेस के अंदर पैसे जो है वो इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, तो वो हमारे पास बेसिकली क्लासिफिकेशन हो जाएगी इन्वेस्टमेंट अप्रेजल की टेक्निक्स को यूज करेंगे। अच्छा बेटा, एक और चीज को याद रखेंगे बेटा कि हमारे पास इन्वेस्टमेंट अप्रेजल इज यूज, इट इज यूज बिफोर इन्वेस्टिंग इनटू एनी प्रोजेक्ट। और किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने से पहले हम लोग इन्वेस्टमेंट अप्रेजल टेक्निक्स को यूज करते हैं बेटा। ठीक है, तो हमेशा हम लोग पहले यूज करते हैं, बाद में यूज नहीं करते, ताकि हम लोग उस प्रोजेक्ट की इन्वेस्टमेंट को असेस कर सकें वेदर द इन्वेस्टमेंट इज प्रॉफिटेबल, विल बी प्रॉफिटेबल और नॉट। अच्छा भाई, फिर बेटा हमारे पास किस किस तरीके के प्रोजेक्ट हो सकते हैं? फॉर एग्जांपल अगर हम लोग ये बात करें कि अभी वाइल परफॉर्मिंग एन इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, तो क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के टाइम पे हो सकती हैं? जैसे कि फॉर एग्जांपल लॉन्चिंग अ न्यू प्रोडक्ट। तो बेटा हम लोग कोई नया क्या कहते हैं प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, और अगर हम लोग कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं
लॉन्चिंग अ न्यू प्रोडक्ट। तो बेटा अगर हम लोग कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं तो उस केस में हमारे पास क्या है कि हम लोग पहले असेस कर लेंगे कि वेदर वो प्रोडक्ट हमारे लिए बेनिफिट होगा, इसमें इन्वेस्ट करना, इसको स्टार्ट करना या नहीं। नंबर टू बेटा, इन्वेस्टिंग इन एनी प्रोजेक्ट, ठीक है, ओपनिंग अ न्यू डिपार्टमेंट और प्रोजेक्ट, बाइंग ऑफ एनी कैपिटल, या फिर आप ये कह लें एनी कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स का मतलब ये है कि कोई भी नॉन करंट एसेट, मशीनरी वगैरह बाय करने से पहले हम ये देखते हैं कि भाई इसमें इन्वेस्ट करना इज फीजिबल फॉर अस, इट विल बी प्रॉफिटेबल फॉर अस और नॉट। ठीक है भाई। अच्छा भाई, बेटा देयर आर सम पॉइंट्स विच मस्ट नीड टू कंसिडर बिफोर परफॉर्मिंग द इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। जैसे कि हमारे पास जब भी हम लोग इन्वेस्टमेंट अप्रेजल को परफॉर्म करेंगे, तो वाइल परफॉर्मिंग द इन्वेस्टमेंट अप्रेजल पहली जो सबसे पहली चीज है ना बेटा हमारे पास, वो बेसिकली बेटा हमारे पास क्या होना चाहिए, लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट। बेटा जिस चीज में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं उसकी लाइफ कितनी है, जिसको हम लोग ईयर्स भी बोलते हैं। नंबर टू, द ईयर द ईयर in which investment is made is year जीरो। जिस साल में बेटा हम लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे वो हमारे पास ईयर जीरो होगा। फॉर एग्जांपल राइट नाउ अगर हमारे पास 2024 चल रहा है, अगर 2024 के अंदर मैं किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करता हूं तो ये हमारा कौन सा ईयर होगा, दिस इज ईयर जीरो। और अगर और 2025 जो होगा वो होगा मेरा ईयर वन। 2026 जो होगा बेटा मेरा वो होगा ईयर टू। तो ये हमें बात जरूर याद रखनी है, ठीक है भाई। सेकेंडली, जो बेटा हमारे पास इन्वेस्टमेंट अप्रेजल है, ये परफॉर्म होगा बेटा किसके ऊपर, नेट कैश फ्लोज के ऊपर। तो हमारे पास बेटा नेट कैश फ्लोज भी होना चाहिए कि हम हर साल कितने कैश फ्लोज करेंगे और कितना पैसा अर्न करेंगे। नंबर फोर बेटा हमारे पास जो है वो इनिशियल कॉस्ट होनी चाहिए ऑफ इन्वेस्टमेंट, कि भाई इनिशियली कितना पैसा लग रहा है उस प्रोजेक्ट के अंदर, वो हमारे पास इनिशियल कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट के अंदर आ जाएगा। तो ये चार चीजें तो बेटा ऐसी हैं जो कि लाजमी लाजमी बेटा होनी चाहिए। ठीक है, इसी तरीके से बेटा एक और चीज हम काउंट कर सकते हैं, समटाइम्स वो कुछ क्वेश्चंस के अंदर होती है, समटाइम्स कुछ क्वेश्चंस के अंदर नहीं होती, जिसको हम कहते हैं स्क्रैप वैल्यू। कि भाई एंड ऑफ प्रोजेक्ट लाइफ के बाद ये जो हमारे पास हमारा प्रोजेक्ट है इसकी कोई स्क्रैप वैल्यू भी है या फिर इसकी कोई स्क्रैप वैल्यू नहीं। अच्छा भाई, फिर थोड़ा सा आगे आ जाते हैं बेटा। देयर आर 5 टेक्निक्स ऑफ इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। इन्वेस्टमेंट अप्रेजल की बेटा जो हमारे पास टेक्निक्स है वो कितनी है बेटा, 5 टेक्निक्स यूज करते हैं हम। एक को बेटा सबसे इजीएस्ट टेक्निक जो हमारे पास होती है विच इज कॉल्ड पे बैक पीरियड, जिसको हम इसमें डिस्कस करेंगे। नंबर टू बेटा सेकेंडली हमारे पास होता है बेटा डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड। नंबर थ्री बेटा हमारे पास होता है यहां पर नेट प्रेजेंट वैल्यू। नंबर फोर बेटा हमारे पास यहां पर होता है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। अच्छा, नेट प्रेजेंट वैल्यू को भी कॉल्ड एनपीवी और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न को भी कॉल्ड आईआरआर। और बेटा लास्ट जो टेक्निक है हमारे पास वो होती है अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, जिसको हम लोग कहते हैं बेटा एआरआर।
तो हमारे पास बेटा ये 5 टेक्निक्स हैं जो हमारे पेपर के अंदर टेस्ट होती हैं, और इन्हीं 5 टेक्निक्स के ऊपर बेटा यूजुअली क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, अब एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि याद रखेंगे बेटा कि ये 1 से लेकर 4 तक जितनी टेक्निक्स हैं बेटा, ये हमेशा अप्लाई बाय यूजिंग नेट कैश फ्लोज। ठीक है भाई, हमेशा हम लोग जब भी जो है वो ये 4 टेक्निक्स अप्लाई करेंगे, पे बैक पीरियड, डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड, नेट प्रेजेंट वैल्यू, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, और इस सॉरी इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, नेट प्रेजेंट वैल्यू, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न आईआरआर, और बेटा एआरआर। तो ये सारी टेक्निक जो है वो हमारे पास एआरआर के अलावा बाकी 4 जो है वो हमेशा नेट कैश फ्लो पे अप्लाई होंगी। वेयर एज बेटा हमारे पास जो ये एआरआर की टेक्निक है ये बेटा ऑलवेज अप्लाई बाय यूजिंग प्रॉफिट्स। ठीक है भाई, याद रखेंगे बेटा हमारे पास एक छोटी सी बात हम लोग याद रख लेंगे साथ साथ भाई, वो क्या है? वो छोटी सी बात बेटा ये है कि कि नेट कैश फ्लोज जो होते हैं बेटा वो होते हैं कैश कॉन्सेप्ट के ऊपर कि कितना पैसा आया और कितना पैसा गया। प्रॉफिट्स जो होते हैं बेटा हमारे पास वो बेस्ड होते हैं अक्रूवल्स कॉन्सेप्ट के ऊपर, कि वेदर द एक्सपेंस और इनकम पेड और रिसीव और नॉट, पैसे आए हैं या नहीं आए। अगर कोई चीज इनकर हो गई है तो बेटा हम लोग क्या करेंगे, उसको जो है वो रिकॉर्ड करेंगे। तो हमारे पास ये हमें याद रखना है भाई। चले भाई, अब हम लोग एक काम ये करते हैं जरा कि हम लोग एक काम ये करते हैं कि बेटा हम लोग 1 बाय 1 इसकी सारी टेक्निक्स को डिस्कस करते हैं। लेट सपोज बेटा हमारे पास पहली टेक्निक थी बेटा कौन सी, पे बैक पीरियड। पे बैक पीरियड क्या करता है बेटा, दिस शोज दैट in how much time the amount of investment will be returned। भाई देखिए, किसी भी प्रोजेक्ट में अगर हम लोग पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो हम लोगों का पहला ये सवाल होता है कि यार सबसे पहला तो ये हो कि जो पैसे मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं ना यार वो पैसे वापस आ जाए। आसान लफ्जों में ये कहता हूं कि भाई मैंने क्या करा, मैंने एक प्रोजेक्ट में 100,000 इन्वेस्ट करे। ठीक है भाई, और बेटा ये हमारे पास जो प्रोजेक्ट है उसकी लाइफ हमारे पास कितनी है बेटा, 15 मंथ्स की लाइफ है। ईच मंथ जो मुझे पैसे रिसीव हो रहे हैं बेटा, वो रिसीव होने बेटा कितने हैं बेटा, ईच मंथ मुझे 10,000 रिसीव हो रहे हैं। दिस शोज दैट कि भाई मेरे जो अपने 1 लाख रुपए हैं उनका रिटर्न टाइम कितना है बेटा, वो मेरे अपने पैसे कितने दिनों में रिकवर हो रहे हैं बेटा, 10 मंथ्स के अंदर। तो बेटा दिस इज सिंपल पे बैक। लेकिन हमारे पास यहां पर हम एक क्वेश्चन बना लेते हैं जिसकी बेसिस के ऊपर हम एक पे बैक पीरियड का सवाल परफॉर्म करेंगे। ठीक है भाई, जैसे कि बेटा सबसे पहले हमारे पास अगर आप लोग देखें तो यहां पर बेटा हमारे पास ईयर्स आ गए 0, 1, 2, 3, 4। तो मैंने ये 4 साल ले लिया आपके पास। ठीक है भाई, मैंने आपके पास ये बेटा 4 साल ले लिए, और ये 4 साल का प्रोजेक्ट है, इसके जो नेट कैश फ्लोज होंगे बेटा वो हमारे पास यहाँ आ जाएंगे। नेट कैश फ्लोज में ये कह रहा है कि भाई मैंने ईयर 0 के अंदर 100,000 इन्वेस्ट करें। जो ईयर 1 के अंदर मुझे नेट कैश फ्लो, अच्छा ब्रैकेट में लिखने की वजह ये इन्वेस्ट कर रहे हैं तो नेगेटिव कैश फ्लो होगा, पैसा जा रहा है हमारे पास से। ठीक है बेटा, और इसी तरह से हमारे पास जो है वो अगर हम बात करें तो ये कह रहा है ईयर 1 के अंदर बेटा हम लोगों को 60,000 रिसीव हुए हैं।
ईयर 2 के अंदर हमें जो ये इससे प्रोजेक्ट से रिटर्न हो रहा है ना नेट कैश फ्लो, वो 40,000 है। ईयर 3 के अंदर बेटा 30,000 है। और ईयर 4 के अंदर बेटा कितना है, 25,000। अब करना क्या है बेटा, इजीएस्ट वे में आपको बता रहा हूं, हम लोगों को ये करना है कि हम लोगों को -100,000 में से जितना नेट कैश हमें रिसीव हो गया उसको माइनस करके यहाँ पर लिख देंगे। मतलब अगर हम 100,000 में से 60,000 को करेंगे तो बेटा ये हमारे पास आ जाएगा -40,000। और इस -40,000 में से बेटा हम लोग माइनस कर देंगे हमारा 40,000। तो बेटा ये वाली वैल्यू आ जाएगी जीरो। जैसे ये जीरो आ जाए इसका मतलब है कि आपकी अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट रिकवर हो गई है। लेकिन ये कितने साल में रिकवर हुई है बेटा, दिस अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज रिकवर्ड इन 1 and 2 years, 2 years के बाद ये जीरो आया है। तो दिस शोज दैट कि बेटा हम लोगों का जो पे बैक पीरियड आ रहा है, पे बैक पीरियड का मतलब है कि भाई इससे जो हमारा रिटर्न आ रहा है, जो हमारे पैसे लगाए हुए वापस हमें मिल रहे हैं, वो कितने सालों में रिकवर हो रहे हैं, 2 years के अंदर। मतलब 2 साल के अंदर तो सिर्फ और सिर्फ वो पैसा जो मैंने इन्वेस्ट किया था वही रिकवर हुआ है। उसके बाद की जो कहानी होगी उसके अंदर बेटा मैं क्या कर सकता हूँ, उसके अंदर जो है वो मैं बाकी सारी चीजें अपने फिर प्रॉफिट प्रॉफिट और बाकी सबकी बात होगी। ठीक है भाई। तो यहां तक तो बेटा हमारे पास क्या हुआ, हमारे पास हमारा पे बैक आ गया। अच्छा भाई, सिंपल आफ्टर दिस पे बैक, जब हम लोग ये वाला पे बैक हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया इधर, तो अब हमारा काम क्या है, अब हमारा बेटा अगला स्टेप ये है कि हम लोगों को पे बैक निकालने का एक और तरीका भी देखना है। ये तो पे बैक निकालने का बेटा एक तरीका था कि पे बैक हम लोग इस तरह से निकाल सकते हैं। दिस वे वी कैन कैलकुलेट द पे बैक पीरियड। ठीक है, इजी वे कि जहां पर हमारे पास हमारा वैल्यू जीरो आ जाए माइनस करने के बाद, वो हमारे पास बेटा क्या होगा, वो हमारे पास जो है वो हमारा वहां पर हम इतने सालों का हमारा पे बैक आ जाएगा। अब लेट सपोज हम लोग जरा एक और नेट कैश फ्लोज को ट्राई करते हैं। ये कह रहा है कि भाई आपके पास ईयर आ गया 0, 1, 2, 3 और ये 4। नेट कैश फ्लोज में आपके पास ये कह रहा है कि भाई हम लोग जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो 100,000 की कर रहे हैं, मान लिया भाई। पहले साल जो हमें पैसे रिसीव हो रहे हैं वो रिसीव हो रहे हैं 60,000, मान लिया भाई। दूसरे साल जो हमें पैसे रिसीव हो रहे हैं वो 40 नहीं हो रहे बल्कि 30,000 हो रहे हैं। और थर्ड ईयर जो है वो बेटा हमारे पास ये पर 30 भी नहीं करते, हम इसको कर लेते हैं बेटा, हमारे पास अगले साल भी 60,000 पैसे रिसीव हो रहे हैं। और बेटा उसकी बाद वही 40,000 रिसीव हो रहे हैं और वो 20,000 रिसीव हो रहे हैं आखिरी वाले। अब हम लोग क्या करेंगे बेटा, हमारे पास इसमें से हमने इसको माइनस किया, तो हमारे पास बेटा क्या आ गया, ये -40,000 आ गया। ऐसा ही है। अब देखिए जब आपकी ये वाली अमाउंट, ये वाली जो आ रही है 40,000, वो बेटा आपकी लोअर अमाउंट हो। अच्छा, इस अमाउंट को हम कहते हैं कैश रिक्वायर्ड, जो हमारी इन्वेस्टमेंट को रिटर्न करने के अंदर जितना कैश हमें रिक्वायर्ड है। ठीक है भाई। और जो अमाउंट हमें अगले सालों में रिसीव हो रही है उसको हम कहेंगे कैश रिसीव्ड। व्हेन कैश रिसीव्ड, यहां लिख देता हूं, व्हेन कैश रिसीव्ड इज हायर देन कैश रिक्वायर्ड in that year, we will apply the following formula। उस ईयर के अंदर हम लोग एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, फॉलोइंग फॉर्मूला भाई। ठीक है भाई, क्या होगा वो फॉर्मूला भाई, लेट सपोज वो फॉर्मूला ये होगा कि भाई आपके पास देखो एक साल तो आपने यहां पर यूटिलाइज कर लिया था पहले वाले साल में, तो ये आपके पास आ गया 1 ईयर, 1 ईयर आ गया। और यहां आप लगाओगे कैश रिक्वायर्ड अपॉन कैश रिसीव्ड। बेसिकली हमें ये देखना है कि भाई पूरे साल के अंदर हमने ईयर 2 के अंदर 60,000 अर्न करे, उसमें से कितने डेज के अंदर हम लोगों ने 40,000 अर्न करे। अगर डेज में निकालना है तो 365, तो बेटा अगर डेज में निकालना है
अगर हमारे पास मंथ्स में निकालना है तो बेटा 12, और अगर बेटा वीक्स में निकालना है तो 52। ठीक है भाई। तो हम लोग बेटा क्या करेंगे, लेट सपोज यहां पर लगा लेते हैं भाई 1 ईयर कैश रिक्वायर्ड कितना था भाई हमें, रेड पेन से मैंने माइनस करके लिखा था, ये हमें कैश रिक्वायर्ड है ये वाला 40,000, और कैश रिसीव कितना हुआ ईयर 2 में 60। तो हम यहां लिखेंगे 40,000 इज कैश रिक्वायर्ड और 60,000 इज कैश रिसीव्ड, मल्टीप्लाइड बाय, लेट सपोज अभी के लिए फिलहाल मैं एक काम ये करता हूं कि मैं इसको बेटा किस में निकाल लेता हूं, हमारी आसानी के लिए हम लोग इसको डेज में निकाल लेते हैं भाई। ठीक है भाई। तो क्या करेंगे 40,000 अपॉन 60,000 मल्टीप्लाइड बाय 365, 365, तो ये हमारे पास कुछ 243 डेज आ रहा है, 243.33 आ रहा है, तो हम इसे राउंड ऑफ कर लेंगे। मतलब ये करने के बाद हमारा जो पे बैक आ रहा है बेटा वो आ जाएगा कितना, 1 ईयर एंड 244 डेज। मतलब इतने, एक साल और इतने दिनों के बाद जाके सिर्फ और सिर्फ हमारी अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट ही रिकवर हो रही है। ठीक है भाई। दो तरीके हैं बेटा, एक तरीका मैंने आपको पेबैक का क्या पढ़ा है, या तो आपकी जो अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो जीरो हो जाए, जीरो हो जाए तो आपको कोई फॉर्मूला लगाने का जरूरत नहीं है, जहां जीरो होगा उतने साल पे ही आपका पेबैक पीरियड आ जाएगा। अच्छा भाई, या फिर क्या हो कि आपके पास जो अमाउंट आपको रिकवर करनी है वो कम हो, रिसीव वाली ज्यादा हो, तो आप क्या करोगे, ये फॉर्मूला लगा दोगे, जितने साल आपके पास हो गए वो तो अपनी जगह है ही, जैसे ईयर 1, 1 ईयर, और बाकी आपने ये फॉर्मूला लगा के ये निकाल लिया। अब सवाल ये बच्चे करते हैं कि सर हम किस में कैलकुलेट करें, वेदर वी कैलकुलेट इन डेज, मंथ्स और वीक्स। देखो पहली चीज तो ये है हमारे पास, अगर एग्जामिनर ने बोला हुआ है तो जो वो बोलेगा हम उसी से कैलकुलेट करें, अगर वो बोलता है डेज में तो डेज में, मंथ्स में तो मंथ्स में, अगर वो बोलता है वीक में तो फिर वीक में। लेकिन अगर एग्जामिनर ने मेंशन नहीं किया हुआ तो फिर क्या करें। यूजुअली होता यह है कि अगर एग्जामिनर ने मेंशन नहीं किया हुआ होता तो एग्जामिनर क्या करता है, एग्जामिनर आखिर के कुछ पार्ट्स के अंदर कोई और प्रोजेक्ट का भी कंपैरिजन दिया हुआ होता है कि भाई आपने जो कैलकुलेशन करी है उसको किसी और प्रोजेक्ट की जो डेटा दिया हुआ है उससे कंपेयर कर लें। तो हम ये देखेंगे कि भाई उस प्रोजेक्ट का किसमें कैलकुलेट किया हुआ है, वेदर उसका डेज में किया हुआ है तो हम भी डेज में निकालेंगे, उसका मंथ्स में किया हुआ है तो हम भी मंथ्स में निकालेंगे, ताकि कंपैरिजन कैन बिकम इजियर। और अगर उसका बेटा वीक में किया हुआ है तो हम भी वीक में निकालेंगे। ठीक है। अच्छा भाई, और अगर एग्जामिनर ने कुछ भी नहीं कहा, एग्जामिनर इज साइलेंट, कंपैरिजन का भी सवाल नहीं है, एग्जामिनर ने कुछ बोला हुआ भी नहीं है, तो हमारी अपनी मर्जी कि वैसे हम उसको डेज में निकालें मंथ्स में निकालें, मंथ्स एंड डेज विल बी मोर प्रेफरेबल, वीक्स में फिर आप छोड़ दें उसको। ठीक है भाई। तो ये हमारे पास बेटा यहां पर हो गया पे बैक पीरियड, पे बैक पीरियड खत्म हो गया हमारे पास, अगली टेक्निक पे आ जाते हैं। द नेक्स्ट टेक्निक इज, द नेक्स्ट टेक्निक जो हमारे पास है बेटा वो कौन सी थी, वो थी डिस्काउंटेड पे बैक। देखिए डिस्काउंटेड पेबैक विल कंसिडर टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ठीक है भाई। हम लोगों को एक चीज पता है कि भाई इफ यू इन्वेस्ट 2000 इन 2024, अगर आपने लेट सपोज 2024 में आपने कहीं पर 100,000 किसी को दिए हैं या इन्वेस्ट करें, एंड इफ ही और शी विल रिटर्न इन 2026, सो दिस शोज दैट कि भाई उन्होंने रिटर्न तो इन कैश फॉर्म आपको 100,000 ही करे होंगे, लेकिन इस पैसे की 2 साल में क्या हो गई होगी बेटा, परचेजिंग पावर क्या हो गई होगी, कम हो गई होगी। क्यों भाई, क्योंकि मनी ऑलवेज लूज इट्स वैल्यू, मनी अपनी वैल्यू को बेटा क्या करता है, स्लोली स्लोली लूज भी करता है, इसलिए। और ये क्यों करता है बेटा, क्योंकि टाइम वैल्यू ऑफ मनी की वजह से, एक कॉस्ट ऑफ कैपिटल होती है उसकी वजह से भी। तो अब हम क्या करते हैं बेटा, अब हम लोग बेसिकली एक कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कंसीडर करते हुए कि हमारी कितनी पावर, वैल्यू ऑफ मनी कितनी कम हो रही है उसको कंसीडर करते हुए पे बैक निकालते हैं, कि हमारी कितनी जो है वो हमारे पास बेटा वैल्यू ऑफ मनी कम हो रही है, उसको कंसीडर करते हुए हम लोग
पे बैक निकालते हैं। लेट सपोज बेटा ऊपर वाला सवाल ही दोबारा कंटिन्यू करते हैं। ईयर आ गया हमारे पास 0, 1, 2, 3 एंड 4। नेट कैश फ्लोज आ गए भाई, वही 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट थी तो यहाँ नेगेटिव आ गया। 60,000 यहां पर अर्न करे, 40,000 यहां पर अर्न करे, 30,000 यहां पर अर्न करे और 20,000 यहां पर अर्न करे। अब हमें डिस्काउंट फैक्टर दिया हुआ होगा, क्या दिया होगा भाई? डिस्काउंटेड फैक्टर। ये डिस्काउंटेड फैक्टर बेसिकली वो रेट या वो परसेंटेज होता है जो हमारी इकोनॉमी में चल रहा होता है और जिसके अकॉर्डिंगली हमारी वैल्यू ऑफ मनी कम हो रही होती है। लेट सपोज इस क्वेश्चन में 10% दिया हुआ है। याद रखिएगा डिस्काउंट फैक्टर ऑलवेज इन ईयर 0 विल बी 1। ठीक है भाई, यहां पर एक और इंपॉर्टेंट बात साइड में लिखते हैं, डीएफ डिस्काउंट फैक्टर इन ईयर 1 इन ईयर 0 विल ऑलवेज बी 1। बाकी जो उन्होंने दिया वो कंसीडर कर लेंगे। ठीक है, तो जैसे कि हमारे पास 0.909, ये हमें जो है वो पेपर के अंदर ऑलरेडी लिख के दी हुई थी, हमें कुछ ना इसको निकालना आना चाहिए ना याद करना, बस वो दी हुई 0.909, 0.826, 0.751, 0.683। बेसिकली ये दिया हुआ है कि डॉलर की जो $1 की वैल्यू है वो 4 साल में कैसे कैसे कम होती जा रही है, हाउ द मनी इज लूजिंग देयर वैल्यू। ठीक है भाई, हम क्या करेंगे, इन नेट कैश फ्लोज को इससे डिस्काउंटेड फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे बच्चा तो हमारे पास क्या आ जाएगा? डिस्काउंटेड नेट कैश फ्लो आ जाएगा। याद रखेंगे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा हमारे पास डिस्काउंट डीएनसीएफ भी बोलते हैं हम लोग, डिस्काउंटेड नेट कैश फ्लो आ जाएगा। तो पहले साल का तो बेटा हमारे पास क्या आ रहा होगा? पहले साल का हमारे पास वही 1 लाख आ जाएगा। जब हम 1 लाख को मल्टीप्लाई बाय 100,000 करेंगे तो ये तो सेम नेगेटिव आ जाएगा। दूसरे में 60,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.909 तो ये आ जाएगा बेटा 54,540। फिर बेटा हमारे पास 40,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.826 तो ये आ रहा है 33,040। फिर बेटा 30,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.751 विच इज 22,530। फिर बेटा हमारे पास 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.683 13,660। सो बेसिकली दिस शोज कि आपको ये दिखा रहा है प्रोजेक्ट के भाई आप ईयर 4 के अंदर जो 20,000 अर्न कर रहे हो वो आपके पास कैश फॉर्म में 20,000 ही होंगे, लेकिन उसकी पावर ऑफ मनी कम होगी। उसकी पावर ऑफ मनी ये होगी 13,660। ठीक है भाई, तो इसीलिए हमें दिखा रहा है कि वैल्यू ऑफ मनी कैसे कम हो रही है। अब इस वैल्यू ऑफ मनी की बेसिस पे हम पे बैक पीरियड निकालेंगे जो कहलाएगा डिस्काउंटेड पे बैक। कैसे भैया? जैसे हमने पहले किया था, इसको माइनस किया। जब हम 100,000 को 100,000 कैलकुलेटर में डाला हमने, 100,000 माइनस कर दिया, मतलब -100,000 और इसमें हमने प्लस कर दिया 54,540। तो यहां हमारे पास आ जाएगा माइनस में 45,460। फिर हम इसको करेंगे, तो जब हम इसको करेंगे प्लस तो ये हो जाएगा 33,040। तो हमारे पास जो है ये बन जाएगा माइनस में 12,420। अब मैंने ये कहा था जब आपकी ये वाली वैल्यू जो है कैश रिक्वायर वाली वो ज्यादा हो और कैश रिसीव वाली, सॉरी, कैश रिक्वायर वाली वैल्यू कम हो और कैश रिसीव वाली वैल्यू ज्यादा हो तो आप एक फॉर्मूला लगा लेंगे। अभी आपके पास होगा बेटा 2 इयर्स, कैश रिक्वायर्ड कितना था? 12,420। कैश रिसीव कितना हुआ बेटा? 22,530 मल्टीप्लाइड बाय 365। अच्छा भाई, 12,420 डिवाइडेड बाय 22,530 मल्टीप्लाइड बाय 365। तो बेसिकली ये हमारे पास आ रहा है 2 इयर्स एंड 202 डेज। ठीक है भाई, ये जो हमारे पास आया है दिस इज आर डिस्काउंटेड पे बैक। अगर आप इसी चीजों को ऊपर देखें तो पहले हमारे पास हमारा पे बैक बेटा कितना आ रहा था? पहले हमारे पास पे बैक आ रहा था सिर्फ 2 इयर्स, क्योंकि हमने टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर नहीं किया था। लेकिन अब टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर करने के बाद
बेटा जो हमारे पास हमारा आ रहा है पे बैक, वो कितना आ रहा है? 2 years एंड 202 days, ऑलमोस्ट 3 years के बराबर बराबर। ये क्या है बेटा? ये हमारे पास हमारा पे बैक ही कहलाएगा, लेकिन कौन सा वाला? डिस्काउंटेड। ठीक है भाई, ये आ गया हमारे पास। फिर आ जाते हैं हमारे पास थर्ड टेक्निक के ऊपर। जो हमारी थर्ड टेक्निक है बेटा, वो कौन सी है? उसको हम कहते हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू। नेट प्रेजेंट वैल्यू बेसिकली क्या होता है? नेट प्रेजेंट वैल्यू हम लोग कहते हैं कि भाई रिटर्न, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द रिटर्न अर्न बिकॉज ऑफ प्रोजेक्ट। जो हमने प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करके, ठीक है भाई, जो हमने प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करके पैसे अर्न करे हैं, पैसे कमाए हैं बेटा, ठीक है भाई, वो जो है वो हमारे पास उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी? तो उसकी अगर हम प्रेजेंट वैल्यू की बात करें तो प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी, आइए देख लेते हैं। कैसे देखेंगे भाई? देखिए, ऊपर वाले की अगर मैं बात करूं तो यहां पर ये शो कर रहा है कि बेटा इस पूरे प्रोजेक्ट में हम लोगों ने 100,000 इन्वेस्ट करे और ये रिटर्न्स कमाए। तो अगर हम इन सारे रिटर्न्स को ऐड करें तो बेटा ये हमारे पास बन रहा है 150,000। 150 माइनस 100, तो ये हमारे पास, विच मीन्स इस पूरे प्रोजेक्ट में हमने बेटा कितने पैसे कमाए? 50,000। दिस इज द रिटर्न अमाउंट। लेकिन बेटा अगर मैं इसको प्रेजेंट वैल्यू पे देखूं कि भाई मुझे बताएं कि 4 साल बाद जाके जो मैं पूरे प्रोजेक्ट से 50,000 रुपए अर्न कर रहा हूं, उसकी रियल वैल्यू क्या होगी? तो वो मुझे मिलेगी डिस्काउंटेड नेट कैश फ्लो से। कैसे बेटा? इन सबको ऐड करेंगे और इसको उसमें से माइनस कर देंगे। किसको? 100,000 को। 54,540 प्लस 33040 प्लस 22,530 प्लस 13,660, सारे पॉजिटिव डिस्काउंटेड नेट कैश फ्लो को ऐड करेंगे। तो हमारे पास ये सब ऐड करके बन रहा है 123770। इसमें से अगर मैं बेटा 1 लाख रुपए माइनस कर दूं जो मेरी इन्वेस्टमेंट थी, तो इसका मतलब है मैंने जो है वो, इसका जो मुझे रिटर्न आया है वो कितना आया बेटा? वो आया है 23,770। ये कहलाता है नेट प्रेजेंट वैल्यू। जो भी आपके डिस्काउंटेड नेट कैश फ्लो होंगे बेटा, उस डिस्काउंटेड नेट कैश फ्लो के हम लोग क्या करेंगे बेटा? पॉजिटिव नेट कैश फ्लोज को ऐड करेंगे डिस्काउंटेड नेट कैश फ्लोज को, नेगेटिव वाले को जो ईयर जीरो का था उसको माइनस कर देंगे। तो एट द एंड हमारे पास नेट प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। यहां पर मैं आप लोगों के लिए सिंपल नेट कैश फ्लो, नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालने की एक फॉर्मूला लिख भी देता हूं। जैसे कि बेटा हमारे पास, जैसे कि बच्चा हमारे पास अगर मैं यहां लिखूं, क्या कहते हैं, सम ऑफ पॉजिटिव डिस्काउंटेड नेट कैश फ्लोज माइनस माइनस नेगेटिव डिस्काउंटेड नेट कैश फ्लोज। तो इससे बेटा क्या आ जाएगा? एनपीवी आ जाएगी, विच इज नेट प्रेजेंट वैल्यू। चले भाई, आ जाते हैं फोर्थ टेक्निक के ऊपर। फोर्थ टेक्निक मैंने कहा था बेटा होता है IRR। IRR का मतलब होता है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। बेसिकली जो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है, बेसिकली ये क्या शो करता है बेटा? ये IRR, दिस इज इन दिस इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, दिस इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न शोज, दिस शोज the cost of capital, the cost of capital at which the NPV, net present value, will be
जीरो। भाई ये हमें वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल बताता है कि भाई जहां पर प्रोजेक्ट, अगर ये डिस्काउंट फैक्टर होगा, ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी डिक्रीज हो रही होगी इस फैक्टर से, तो बेसिकली उसके ऊपर बेटा हमारे पास क्या आएगी, हमारी प्रेजेंट वैल्यू क्या आ रही होगी, जीरो आ रही होगी। तो इसका मतलब यह है कि हमारे पास उससे कम होना चाहिए हमारा डिस्काउंट फैक्टर कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ज्यादा होगी तो हमें और ज्यादा उसका नेगेटिव में हमारी नेट प्रेजेंट वैल्यू आ रही होगी। अच्छा, इसका एक फॉर्मूला होता है, क्योंकि मैं इसको अभी पूरा करके इसलिए नहीं दिखा रहा क्योंकि इसके लिए बहुत डिटेल्ड क्वेश्चन चाहिए, तो हम जैसे अब हम अभी ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहां पर हम इसको इम्प्लीमेंट कर देंगे, तो वहां पर आप लोगों को और क्लियर भी हो जाएगा। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है परसेंटेज ऑफ हायर एनपीवी। जिसकी एनपीवी ज्यादा आ रही है उसकी परसेंटेज, जिस पर डिस्काउंट फैक्टर से, प्लस डिफरेंस ऑफ डिफरेंस इन परसेंटेज ऑफ difference in percentage of lower and higher एनपीवी। हायर और लोअर एनपीवी की बेटा परसेंटेज का डिफरेंस, फिर हमारे पास आ जाएगा हायर एनपीवी ऊपर, नीचे आ जाएगा हायर एनपीवी माइनस लोअर एनपीवी। तो ये हमारे पास आईआरआर निकालने का फॉर्मूला है। ठीक है भाई, अब आईआरआर को बहुत और ज्यादा डिटेल के अंदर हम लोग क्वेश्चंस वाली वीडियोस में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है भाई, चलें, गुड हो गया ये। अब आ जाते हैं बेटा हम लोग अपनी लास्ट टेक्निक के ऊपर, विच इज टेक्निक नंबर 5, जिसको हम लोग कहते हैं ए आर आर। ए आर आर इज कॉल्ड अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। सो बेसिकली जो ये अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न है, ये अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है बेटा, दिस शोज द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। प्रॉफिटेबिलिटी के उसमें बेटा हमारे पास जो है वो कितना उसका वो आ रहा है, क्या कहते हैं आपका, दिस शोज द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। इसका फॉर्मूला होता है बेटा, ए आर आर निकालने का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाइड बाय 100। अब सर सवाल ये है कि ये एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा। बेटा देखिए, एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए सबसे पहला काम तो ये है कि हम निकालेंगे प्रॉफिट। प्रॉफिट कैसे निकलेगा बेटा, जो भी नेट कैश फ्लो होंगे उस नेट कैश फ्लो में से हम लोग माइनस कर देंगे बेटा किसको, डेप्रीसिएशन को। डेप्रीसिएशन कैसे निकालेंगे बेटा, स्ट्रेट लाइन मेथड के थ्रू, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड अगर बताया हुआ तो, नहीं बताया हुआ तो स्ट्रेट लाइन मेथड, जो कि होता है कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन लाइफ। फिर बेटा एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, जब हर साल का आपके पास प्रॉफिट आ जाएगा तो उसका सम कर लेंगे, सम ऑफ ऑल ईयर्स प्रॉफिट, सारे ईयर्स के प्रॉफिट को मिला लेंगे और डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे, नंबर ऑफ ईयर्स कर देंगे। लाइफ कह रहे हैं, नंबर ऑफ ईयर्स के लिए। ठीक है बेटा, इसके बाद बेटा हमारे पास आ जाते हैं एवरेज इन्वेस्टमेंट के ऊपर। एवरेज इन्वेस्टमेंट बेटा कैसे निकालते हैं, इनिशियल इन्वेस्टमेंट प्लस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय 2 और प्लस वर्किंग कैपिटल।
ठीक है भाई। इसको हम निकालेंगे सबको, उसके बाद क्या करेंगे भाई, निकालने के बाद हम लोग जो है वो उसको रख देंगे बेटा किसके अंदर, हम लोग उसको रख देंगे इस फॉर्मूले के अंदर जो हमारा ARR का मैंने बताया है। ओवरऑल हमारा ARR कैलकुलेट करके आ जाएगा। ठीक है बेटा। अच्छा भाई, एक लास्ट चीज बता दूं मैं आपको, एक लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, स्क्रैप वैल्यू will always be added in last year's नेट कैश फ्लो। लास्ट ईयर के नेट कैश फ्लो के अंदर हम लोग हमेशा स्क्रैप वैल्यू को बेटा क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है। तो दिस इज हाउ वी विल परफॉर्म इन्वेस्टमेंट अप्रेजल टेक्निक्स। ठीक है। तो यहां पर एक काम करते हैं कि अभी इस वीडियो को हम लोग खत्म करते हैं, एक नया क्वेश्चन के साथ जो है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं, जिसमें हम लोग इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के कुछ पास्ट पेपर्स क्वेश्चन और कुछ रैंडम क्वेश्चन जो मेरे बने हुए होंगे वो करते हैं इंशाल्लाह। ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टीसा।